नमस्कार स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पमेचा और आज मैं आपके लेकर आई हूं एकदम ही नया चैप्टर जिसको पढ़ने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो आपका ही पाचन तंत्र है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि हम जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं तो उससे हमारे पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये वही बात हो गई कि भाई आप खाते हो तो क्यों खाते हो। ठीक है, और खाते हो तो जो होता है या उससे जो मिलता है वो हमें या हमारे शरीर तक कैसे पहुंचता है, इन सब की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं एक नई नवेली स्लाइड। ठीक है, तो बेटा हम जो खाते हैं, क्या खाते हैं? हम फूड खाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फूड खाते हैं। ठीक है, फूड मतलब खाना खाते हैं हम। ठीक है, तो खाने में हम सब कुछ खाते हैं। फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। जो लोग मांसाहारी होते हैं वो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ फल और सब्जियां खाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं या मांसाहारी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं। ठीक है, समझ आ गई? ज़्यादातर प्रोपोर्शन होता है या तो हर्बीवोर्स होंगे या फल सब्जी खाएंगे। ठीक है, वेजिटेरियन होंगे। हम हमारे ह्यूमंस में क्या बोलते हैं? इनको वेजिटेरियन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन, जो वेजिटेबल्स पे, राइट, ग्रीन फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं, वेजिटेरियन भी खाते हैं और साथ ही में नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। आजकल एक और नया मॉडर्न टर्म आ गया है जिसको बोला गया है एगिटेरियन। ठीक है, ये एक अलग से हिस्सा बना दिया है कुछ लोगों का। जो लोग होते तो वेजिटेरियन है लेकिन सिर्फ एग खाते हैं। ठीक है, वेजिटेरियन में वो सारी फल सब्जी सब कुछ खाएंगे लेकिन साथ में एग भी खाएंगे, अंडा भी खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे दूसरे जानवर का। उनको बोला गया है एगिटेरियन। ठीक है, आपने वीगन भी नाम सुना होगा। वीगन होता है जो एनिमल से मिला हुआ प्रोडक्ट बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिसमें कि वो दूध भी छोड़ देते हैं। बिकॉज दूध क्या है? मिल्क क्या है? गाय से, भैंस से, गोट से या ऊंट से मिला हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात आपको समझ आ गई। तो जो भी हम खाते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, पल्सेस, लेंटिल्स, सीरियल्स, गेहूं, बाजरा, मेज़ है हमारा, मक्का है, रागी है, ये सारी चीज़ें, फल सब्जी है, ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, चाहे हम कच्चा खाएं या पकाकर खाएं, रॉ खाएं या कुक्ड खाएं, वो सब किसके अंडर आता है? हमारे फूड के अंदर आता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? फूड बोलते हैं। अब ये हम फूड क्यों खाते हैं? सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपना रूटीन करके, ब्रश करके, नहाकर क्या खाते हो? ब्रेकफास्ट खाते हो। क्यों आप अपनी दिन की शुरुआत खाने से करते हो? क्योंकि वो आपकी बॉडी को क्या देता है? ताकत देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, क्यों खाते हैं हम फूड? क्योंकि उससे हमारे को क्या मिलता है? ताकत मिलती है। ठीक है, तो फूड में ऐसा क्या है? फूड में ऐसा क्या है जिससे कि हमें ताकत मिलती है, जो कि हमारे एक बच्चे को बड़ा बनाता है, ग्रो करने में मदद करता है। हमारे सेल्स जब क्या हो जाते हैं? वोर्न आउट हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं सेल्स, उनको वापस से बनाने में, रीजेनरेट करने में या न्यू सेल्स ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जो सेल्स मर गए हैं या उनकी जगह नए आने हैं, उनको रिपेयर करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। तो फूड में ऐसा क्या है जिससे हमें ये सब मिलता है या हमारी शरीर की ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं? ऐसे चीज़ को हम या ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जिनको आप और क्या बोल सकते हो? पोषक तत्व भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पोषक तत्व भी बोल सकते हो। या आप बोलते हो कि खाना खाने से हमें पोषण मिलता है। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ये सारे सब्सटेंसेस, ऑल द सब्सटेंसेस विच गिव अस एनर्जी, सारे सब्सटेंसेस जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। राइट,
हमारी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं, ग्रोथ में मदद होती है। किस में मदद होती है? ग्रोथ में मदद होती है। शरीर बढ़ता हमारा कैसे है, और हमारे क्या होते हैं? गमीट्स बनते हैं, रिप्रोडक्शन में भी एनर्जी यूज़ होती है। तो इन सब कामों के लिए हमारे को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। किससे मिलेंगे? फूड से मिलेंगे। और वो सारे प्रोसेसेस, वो सारे तरीके जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो सारे तरीके जिनसे हमें पोषक तत्व मिल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। इन्हीं फूड तो हमें पता है क्या है, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के बारे में ही हम आज बात करने वाले कि कैसे खाना खाते हैं हम, और हमारे अंदर ऐसी कौन सी मशीनरी काम कर रही है। अगर आप देखो अपने आप को, या आप एक इंसान की बॉडी को अगर आप देखो, तो इंसान की बॉडी क्या कोई मशीनरी से कम है? नहीं है, ठीक है। सिर्फ उसमें एक जान है, भगवान ने क्या फूंक दी है? ह्यूमंस में जान फूंक दी है, तो उनमें लाइफ आई है, इसलिए वो चलते फिरते, हिलते डुलते हैं, बातें करते हैं, इमोशंस हैं उनमें, राइट। इमोशंस हैं उसमें, और वो फील कर सकते हैं चीज़ों को, इसलिए हम अलाइव है, जिंदा है, हमारे में लाइफ है, जान है, ठीक है। अगर हम जान को एक बार हटा दें तो हम क्या है? चलती फिरती मशीनरी है, ठीक है। क्या है? चलती फिरती मशीनरी है ना। खाना खाते हैं तो मुंह में चबाते हैं उसको, फिर वो अंदर जाके उस पाचन तंत्र जो है उस पर काम करता है, राइट। उसमें से सारा पोषण निकाल लेता है, पोषक तत्व सारे अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कचरा होता है उसको शरीर के बाहर निकाल देता है। तो ये क्या हुआ? एक मशीनरी का काम हुआ। दिल का धड़कना, दिमाग का काम करना, मसल्स का काम करना, बोन्स का काम करना, ये सारा क्या है? एक मशीनरी का ही तो काम है कि नहीं है, राइट। तो हमारे को ये सारा काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी हमारे को किससे मिलती है? फूड खाने से मिलती है, क्योंकि फूड में क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और वो सारे प्रोसेसेस जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो किसके अंडर आते हैं? न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। मतलब द सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस बाय विच वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, जिनसे हमें क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलते हैं, वो सारे तरीके किसके अंडर आते हैं? न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, द सम टोटल ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑब्टेन दो सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? इन सब्सटेंसेस को बोला गया है न्यूट्रिएंट्स। दो सब्सटेंसेस विच आर नेसेसरी, ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, एंड मेंटेनेंस एंड फॉर मीटिंग देयर एनर्जी नीड्स। रोज की जो उनकी ताकत की ज़रूरतें होती हैं ताकि आप अपने बिस्तर से उठ सके, राइट, और अपना दिन भर का दिनचर्या निभा सके, काम कर सके सारे अपने, उन सब के लिए क्या चाहिए होती है? हमारे को एनर्जी चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। और इन सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं फोटो लेकर आई हूँ जिसमें सारी खाने की चीज़ें हैं आपके पास, दिख रही हैं यहाँ पे आपको। क्या है? एग है यहाँ पे, और पीछे फल और सब्जियाँ हैं, राइट, और यहाँ पे क्या है? मीट भी है, ठीक है। और सारी वो चीज़ें जिनसे आपको क्या मिल सकता है? पोषण मिल सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ है। और यहाँ लिखा है न्यूट्रिशन इज वाइटल फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, किस लिए? हमारी हेल्थ के लिए एंड हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं अब, What is taken in to supply the necessary nutritive elements? ऐसा क्या है जिससे हमारे को ये सारा पोषण मिलता है? उसको हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। एंड द केमिकल सब्सटेंसेस, और कुछ खाने में जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं।
ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से हम अगर ताकतवर रहेंगे खाना खा के तो बीमारियों से बच सकेंगे। आपने च्यवनप्राश का तो ऐड देखा ही होगा ना, च्यवनप्राश का ऐड देखा है कि नहीं देखा, कि वो कहते हैं कि भाई रोज 1 चम्मच च्यवनप्राश खाना है तो आपकी शरीर की ताकत, इम्यूनिटी बनी रहेगी, राइट। आपकी शरीर की ताकत बीमारियों से लड़ने की, कीटाणुओं से लड़ने की बनी रहेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो क्या हुआ, बचाव हुआ हमारी बीमारियों से। एंड मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़, हमारा दिल धड़क रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए, सारी क्रियाओं के लिए, सारी प्रोसेसेस के लिए हमारे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक नया स्लाइड लेकर मैं आपको बताती हूँ कि जो पोषक तत्व भी होते हैं ना वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्वों की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा रंगीन बनाएंगे इस फ्लोचार्ट को। न्यूट्रिएंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स 2 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं न्यूट्रिएंट्स, 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहले मैक्रो नहीं पढ़ेंगे हम, पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ऑर्गेनिक, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, राइट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दूसरे हो सकते हैं या दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स के प्रकार हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर आप ये भी पढ़ते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, राइट, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हो जो कि कार्बन से, हाइड्रोजन से बने हुए हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स जिनमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, साथ ही में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं, राइट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो 3 तरह के हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नंबर 1 जो हम बोलते हैं, जिनको शुगर्स, क्या बोलते हैं, शुगर्स बोलते हैं, या फिर इसको हम और अच्छे से बोले तो इनको बोलेंगे हम कार्ब्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलेंगे, कार्ब्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट, और या फिर हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जिसमें सारी क्या आती है, शुगर्स आती हैं। सारी क्या आती हैं, शुगर्स आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि शुगर मीठा ही हो, ऐसी भी शुगर्स होती हैं जो कि मीठी नहीं होती हैं, ठीक है। उनको भी क्या बोलते हैं, वो भी किसके अंडर आती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती है, राइट। उसके बाद हम आते हैं प्रोटीन्स पे। किस पे आते हैं, प्रोटीन्स पे आते हैं, राइट। प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं या अमाइनो एसिड से बनते हैं। खाने में जब हम क्या खाते हैं, दालें खाते हैं, लेंटिल्स खाते हैं, ठीक है, सोयाबीन आप खाते हो, मशरूम आप खाते हो, तो हम कहते हैं कि ये जो दालें हैं, लेंटिल्स हैं, सोयाबीन है, मशरूम है, ये प्रोटीन रिच है। क्या है, प्रोटीन रिच है, मतलब इनमें क्या है, अमीनो एसिड्स का भंडार है, राइट। इनको खाने से आपके शरीर में क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे शरीर का। क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अभी तक हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, हमने जब सेल साइकिल पढ़ा था तो हमने वहाँ पे भी प्रोटीन्स पढ़े थे, कितने सारे, रिकॉम्बिनेज है, कंडेंसिन्स है, राइट, और ट्यूब्यूलिन्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बनाते हैं, तो कितनी सारी जगह प्रोटीन्स लगते हैं। सेल साइकिल को चलाने के लिए क्या लगता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस लगते हैं, साइक्लिन्स लगते हैं, सारे जितने भी आप एंजाइम्स पढ़ते हो, राइट,
वो कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तीसरे की हम अगर बात करें, तीसरा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन सा है, यहाँ पे लिपिड्स बोल सकते हो आप इनको, क्या बोल सकते हो, लिपिड्स बोल सकते हो, या फिर आप इनको बोल सकते हो फैट्स, ठीक है। तो क्या होता है, ये फिर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों होते हैं, जो हम खाने में क्या खाते हैं, तेल खाते हैं, घी खाते हैं, एनिमल फैट, प्लांट फैट, वनस्पति घी, डालडा, ऑयल्स, अलग अलग तरीके के, राइस ब्रैन ऑयल खाते हो, सनफ्लावर ऑयल खाते हो, राइट, सोयाबीन ऑयल खाते हो, ग्राउंड नट ऑयल, सेसमे सीड ऑयल, ये सारे तिल्ली के तेल हो गए, आपके मूंगफली के तेल हो गए, ये सारे तेल और घी किस काम में आते हैं, लिपिड्स बनाने में काम आते हैं, फैट्स बनाने में काम आते हैं। और फैट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि वो हमारे एक तो ऑर्गन के चारों तरफ होता है, किसी भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के, वाइटल ऑर्गन के चारों तरफ फैट सेल्स, एडिपोज सेल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या बनाता है, कुशन बनाता है, जिससे कि अगर आपको जर्क लगे या धक्का लगे तो आपका ऑर्गन जो है वो सलामत, सही सलामत रहेगा। हमने क्या पढ़े थे, एडिपोज सेल्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने, एडिपोज सेल्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो ये जो एडिपोज सेल्स हैं ये इन फैट्स को स्टोर करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, इससे हमारी शरीर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा काम ये है कि हमारी शरीर में ये गर्मी को बनाए रखता है, क्या करता है, गर्मी को बनाए रखता है। जैसे हम ये सुनते हैं कि भाई अगर आप किसी भी पोल पे जाते हो, साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे जाते हो, एंटार्क्टिक या आर्कटिक में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत सर्दी होती है, तो वहाँ के जो जानवर होते हैं उनकी चमड़ी के नीचे मोटी मोटी फैट लेयर होती है। तो वो फैट लेयर क्यों होती है, क्योंकि उस सर्दी से बचाने का काम वो क्या करती है, चर्बी की लेयर करती है, चर्बी की परत करती है। तो यही काम आता है लिपिड्स और फैट्स का, ठीक है। ये तो क्या हो गए हमारे शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, किस में आ गए, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आ गए। एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें ज़्यादातर आते हैं क्या, वाटर आएगा, या फिर क्या आ सकते हैं, मिनरल्स आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, मिनरल्स आ सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आ गया, जैसे कि कैल्शियम आ गया, ठीक है, ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है। जैसे कि जिंक आ गया, अपन कहते हैं कि भाई बीकासुल जेड खा लो, राइट, क्या खाते हैं, बीकासुल जेड खा लो कि भाई तुम्हारे को जिंक की कमी हो रही है, ठीक है। आयरन की शरीर में कमी अगर हो जाती है तो उससे क्या होगा, उससे हमारे अंदर क्या हो सकती है, किसी भी प्रकार की कमी अगर हो जाती है तो उससे हमारे अंदर अनीमिया हो सकता है, खून बनने की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, क्योंकि खून नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, खून नहीं बन रहा है, आयरन, ठीक है, खून नहीं बनता है, इसलिए हमारे को क्या देते हैं, अनीमिया में आयरन देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। जिनमें एक पानी भी होता है, क्योंकि पानी किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में नहीं रखा है, ठीक है। तो ये थे हमारे न्यूट्रिएंट्स के प्रकार, कि न्यूट्रिएंट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में काम आते हैं, और उनका ज़्यादातर काम क्या होता है, शरीर को ताकत देने का काम होता है। क्या काम होता है, शरीर को ताकत देने का काम होता है। यहाँ पे एक नई स्लाइड लेते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स के काम के हिसाब से, न्यूट्रिएंट्स के काम के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिसको बोला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या बोला है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट, और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, इनकी क्या होती है, मात्रा जो चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा हमें कम चाहिए होती है लेकिन काफ़ी कम होती है, ये माइक्रोग्राम्स में होते हैं, ठीक है। अब
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी शरीर को एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? हमारी शरीर को ताकत देते हैं। लेकिन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एनर्जी नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? किसी भी प्रकार की ताकत नहीं देते हैं। लेकिन इनकी कमी से हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारियां या फिर एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। इनकी अगर कमी हो जाए, तो जैसे कि आप कहेंगे कि आयरन की कमी हो गई तो अनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया की क्या स्पेलिंग गलत है क्या यहाँ पे? ANEMIA। वैसे तो दोनों स्पेलिंग ही देखी है मैंने तो, ठीक है। तो ANEMIA अनीमिया हो सकता है, आयरन की कमी से हो सकता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो अपने जीके में छोटी क्लासेस में, तो हम ये भी पढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी से जो विटामिन्स हमारे होते हैं वो भी किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। वो भी विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन सी की कमी से हमने पढ़ते हैं कि स्कर्वी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। विटामिन डी की कमी से हमारे को बोन्स की प्रॉब्लम, बोन्स कमज़ोर हो सकती हैं, राइट, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। विटामिन B12 की प्रॉब्लम से आपका नर्व कंडक्शन बिगड़ सकता है, राइट। तो ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से हमारे में हो सकती हैं। इसलिए इनको बोला है कि ये छोटा पैकेट है लेकिन इसका धमाका बड़ा है, राइट। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सारे क्या होते हैं जो हम भर भर के खाते हैं और हमारे को उसकी बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलिए आइए एक बार थ्योरी देख लेते हैं दोबारा। सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट न्यूट्रिएंट्स मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। शायद मैंने विटामिन्स को इनऑर्गेनिक बोल दिया था, लेकिन विटामिन्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, जो आपका ये ऑर्गेनिक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो विटामिन्स हैं वो भी कहाँ आएंगे? ऑर्गेनिक में आएंगे, ठीक है। मैंने शायद इनऑर्गेनिक बोल दिया था, तो इसको आप विटामिन्स कर लीजिए, ठीक है, ओके। सो विटामिन्स भी कहाँ आ गए? ऑर्गेनिक में आ गए, राइट। द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स और पानी कहाँ आते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ओके। ये देखिए एक फ्लो चार्ट मैं आपके लिए यहाँ लाई हूँ जिसमें आपको बताया गया है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्जर अमाउंट्स। बहुत ज़्यादा हमारे को खाना पड़ता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होती है, फैट्स चाहिए होता है, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए चाहिए होता है। लिपिड्स जो चाहिए होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, ऑर्गन्स को और एनर्जी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल्यूलर प्रोसेसेस के लिए और एनर्जी के लिए और स्ट्रक्चरल फंक्शन के लिए ज़रूरत होते हैं। जबकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइटोकेमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, या फिर यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं आप साथ ही में, हाँ ठीक है, मिनरल्स यहाँ लिखा हुआ है, मुझे लगा मिनरल्स नहीं लिखा हुआ। तो विटामिन्स आपके लिए ज़रूरी होता है सेल के फंक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स जो आप सुनते हैं कि भैया डीएनए के गलत होने में क्या किसका काम होता है? ऑक्सीडेशन स्पीशीज़ का काम होता है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट स्पीशीज़ क्या करती हैं? उन ऑक्सीडेशन स्पीशीज से लड़ती है और उनको ध्वस्त कर देती है, ख़त्म कर देती है। मिनरल्स होता है, सपोर्ट करता है बोन को, कार्डियोवैस्कुलर प्रोसेसेस को, राइट। एंड फाइटोकेमिकल या फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे को पेड़ों से मिलते हैं, ठीक है। एंड दीज आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। इसलिए मैक्रो मतलब बड़ा और ज़्यादा अमाउंट, माइक्रो मतलब छोटा कम अमाउंट, ठीक है। सो उनकी क्वांटिटी और फंक्शन पे अगर हम देखें तो दो तरीके के हो सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि प्रोवाइड करते हैं एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर हम देखें तो ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इनकी कमी से, डेफिशिएंसी से कुछ डिजीजेज या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है एनिमल्स एंड ह्यूमंस में। मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर क्या हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आप कहोगे कि मैम पानी क्यों ज़रूरी है?
तो आपको एक मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना ये चाहती हूँ कि जब 1% पानी में हमारे शरीर में, जब हमारे को हमारा जो पूरा शरीर है वो 90% पानी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? 90% पानी से बना हुआ है। और हमारे शरीर में जब पानी की कमी लगती है तो हमारे को क्या लगती है? प्यास लगती है, वी फील थर्स्टी, राइट। और एक लेवल से अगर हमारे शरीर में पानी कम हो जाए तो क्या होगा? हमारी मृत्यु, मौत, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। पानी इतना ज़रूरी है, राइट। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सबसे पहले कहाँ डाला खाना? मुंह में डाला। मुंह को क्या बोलेंगे? माउथ बोलेंगे। माउथ में खुद में ही 2 हिस्से हैं, एक है वेस्टिब्यूल, एक है बकल कैविटी, ठीक है। फिर माउथ से खाना जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाएगा नीचे ईसोफेगस में, यहाँ आएगा वो स्टमक में, पेट में, पेट से होता हुआ जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में 8वीं कक्षा में डायग्राम पढ़ा था ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से घूमता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में से होता हुआ सीधा कहाँ आ जाएगा? रेक्टम, और रेक्टम में से एनस में से आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा। तो ये सारे पार्ट्स किसके हैं? एलिमेंट्री कैनाल के हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे सबसे पहले पार्ट के साथ में, वो क्या है? हमारा माउथ है, ठीक है। अब जब हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ क्या है? हमें दिखता है कि ये जो जगह है इसको माउथ बोलते हैं, नहीं, माउथ बोलते हैं हम पूरे हिस्से को, जो ये बाहर का है माउथ, और इसके अंदर जो ये पूरी कैविटी है अंदर, राइट, इसको दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं, ठीक है। माउथ में खुद में 2 पार्ट्स होते हैं, माउथ में खुद में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और एक पार्ट को हम बोलते हैं माउथ कैविटी या फिर बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी या फिर बकल कैविटी, ठीक है। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है जो जगह आपके गालों के और दांतों के बीच में है, जो जगह आपके होठों के और दांतों के बीच में, जो जगह जहां पे आप अपनी जीभ फिरा सकते हो, ये जगह क्या है आपकी? इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल इज अ स्लिट लाइक स्पेस। क्या है? स्लिट लाइक स्पेस है, जहां पर आपने लोगों को क्या देखा होगा? जैसे दांत साफ करते हुए, अब बीच खाना खाने के बाद टंग से साफ करते हुए, जीभ से सफाई करते हुए आपने देखा होगा लोगों को। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। स्लिट लाइक स्पेस बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप्स एंड चीक्स एंड इंटरनली बाय गम्स एंड टीथ, इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। मतलब हमारे गाल और अंदर के मसूड़ों के बीच में जो जगह है उसको हमने क्या बोला है? वेस्टिब्यूल बोला है, ठीक है। वेस्टिब्यूल के अंदर, मतलब अगर हम दांतों से पीछे जाएं तो हमारी क्या चालू हो जाती है? बकल कैविटी चालू हो जाती है। तो ये जो जगह है होठ और दांत के बीच में, ये जो जगह है, इस जगह को हमने क्या बोला है? वेस्टिब्यूल बोला है। क्या बोला है? वेस्टिब्यूल बोला है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? जहां हम हमारा खाने का निवाला रखते हैं उसको क्या जगह बोली है? बकल कैविटी बोली है। क्या बोली है? बकल कैविटी बोली है। और बकल कैविटी में फिर से 3 चीज़ें हमारे को दिखाई पड़ती हैं, या 3 चीज़ें हैं इस बकल कैविटी में। सबसे पहला जो हमारे को दिखाई पड़ता है वो क्या है? दांत दिखाई पड़ते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ जो हमारे को दिखाई पड़ती है वो है हमारी जीभ। और तीसरी जो बड़ी चीज़ हमारे को दिखती है, जो कि क्या है? जीभ तो क्या हो गई? हमारी बकल कैविटी की ज़मीन हो गई, लेकिन इस बकल कैविटी की ज़मीन के ऊपर छत भी तो है, तो उस छत को क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। तो पैलेट क्या है? जब आप अपनी जीभ से ऊपर की छत को टच करते हो तो वो कैसी लगती है? कड़क लगती है, हार्ड लगती है। इसको क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं, राइट। जो कि हमारी नेजल कैविटी को, नाक की कैविटी को और माउथ कैविटी को अलग करता है, उसको हमने क्या बोला? पैलेट बोला है। क्या बोला है? पैलेट बोला है। अब आप ये देखोगे कि अगर आप आगे आगे के पैलेट पे अगर जीभ फिराओगे तो वो आपको काफ़ी कड़क लगेगी, ठीक है, हार्ड पैलेट है। और अगर थोड़ा सा आप अपने जीभ को पीछे लेकर जाओगे तो आपको महसूस होगा कि वो मुलायम पैलेट है। तो 2 तरह की पैलेट होती है, एक होती है हार्ड पैलेट और एक होती है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। सो
द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, जो ओरल या बकल कैविटी की जो छत है उसको हमने क्या बोला है, पैलेट बोला है। आगे का जो पैलेट का हिस्सा है वो कैसा है, हार्ड है, उसको क्या बोला है, हार्ड पैलेट बोला है। और उसके ऊपर क्या है, जब आप अपनी जीभ फिराते हो, ऊपर वाली जो कड़क वाली जगह है, ठीक है, उस पर जब आप फिराते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, आपको ऐसा कुछ लाइंस जैसा महसूस होता है, जैसे कोई क्या है, स्पीड ब्रेकर जैसा बना हुआ है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रियूगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियूगे बोलते हैं, ठीक है। ये ई बना लेना इसको। ये क्या होते हैं, ये ट्रांसफर्स कट्स होते हैं या ट्रांसफर्स रिजन रीजन्स होते हैं, उठी हुई जगह होती है, ट्रांसफर्स होती है, ठीक है। अभी जो पीछे डायग्राम गया, आप जब यहाँ पे अपनी ये जीभ को जब ऊपर लगाओगे तो यहाँ पे आपको ऐसे क्या मिलेंगे, रियूगे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, रियूगे मिलेंगे। और ये क्या है, ये आपको हार्ड पैलेट में मिलते हैं। लेकिन जब आप अपनी जीभ को यहाँ थोड़ा पीछे लगाओगे तो आपको क्या मिलेगी, सॉफ्ट पैलेट मिलेगी। क्या मिलेगी, सॉफ्ट पैलेट मिलेगी। हार्ड पैलेट के पीछे आती है सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट का जो एंड होता है वो हमारे गले में यूं ऐसा लटकता रहता है। आपने कभी अगर किसी का मुंह खोल के देखा हो तो आपने देखा होगा कि जबान जहाँ जैसे ख़त्म हो रही होती है उसके ऊपर ऐसे कुछ एक घंटी जैसी लटक रही होती है, राइट, कुछ ऐसे लटक रहा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, उव्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उव्यूला बोलते हैं। जो कि क्या करता है, जब हम खाना गटकते हैं तो ये हमारी एयर पाइप को ऊपर ऐसे बंद कर देता है। क्या कर देता है, बंद कर देता है, राइट। अब और यहाँ पे क्या क्या है, ये देखो, यहाँ पे ये जो रियूगे हैं ये मैंने बताए हैं। यहाँ पे अभी माउथ के लिए हमारे पास सिर्फ यही है, ठीक है। माउथ के लिए हमारे पास पैलेट में ये 3 चीज़ें बता दी। अब मैंने आपको और क्या बताया था, दूसरी चीज़, पैलेट के साथ में हमारे पास क्या है, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट इज स्मूथ एंड इज टर्म्ड एज सॉफ्ट पैलेट। हाइंडर फ्री पार्ट ऑफ द पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, फ्रीली हैंग्स डाउन एज अ स्मॉल फ्लैप, उव्यूला। क्या होता है, ये उव्यूला होता है, ठीक है। टंग, दूसरी चीज़ क्या है हमारे माउथ में, जीभ है, हमारी जुबान है। क्या है, जुबान है। और ये जुबान का क्या काम है, जुबान हमारे को बोलने में मदद करती है, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं उसको बोलने में मदद करती है। खाने को सलाइवा के साथ, थूक के साथ मिक्स करती है, ठीक है। हमारे अगर कहीं कण फंस जाते हैं खाने के तो जीभ से हम क्या कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कौन कर देती है, हमारी ये जीभ कर देती है, ठीक है। तो जीभ कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। तो जीभ का और क्या काम होता है, सबसे बड़ा काम हमारी जुबान का क्या होता है, स्वाद लेना। क्या काम होता है, स्वाद लेना। और दूसरा काम होता है बोलने में मदद करना, ठीक है। स्वाद जब हम लेते हैं तो जुबान के ऊपर अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, पैपिले जिसको हम बोलते हैं। 4 अलग अलग तरह के हमारे पास पैपिले हो सकते हैं, वैलेट पैपिले, फोलिएट पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले एंड फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये टंग क्या है, टंग को ऊपर लिफ्ट करके दिखाया गया है आपको, मतलब ऐसे ऊपर टच करते हुए, आपको टच नहीं करिए लेकिन ऊपर उठाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अब जो टंग है वो आपके मुंह के जमीन से कनेक्टेड है, चिपकी हुई है। तो वो जो मसल या जो टिश्यू ने जिसने इस टंग को जोड़ रखा है ज़मीन से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। इसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ठीक है। जो एक मस्कुलर फोल्ड, द टंग इज अटैच्ड to the floor of the mouth by a fold called lingual frenulum। क्या है, क्या बोला गया इसको, lingual frenulum। आप अपनी जुबान को जब उठाते हैं तो आपको बीच में एक कनेक्शन दिखता है ज़मीन के और ज़बान के। एक लिमिट के बाद आप उठा सकते हो, नहीं उठा सकते, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम पीछे डायग्राम में देखें यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है जिससे आपकी ज़ुबान कनेक्टेड है, इसको क्या बोला है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम बोला है। क्या बोला है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम बोला है, ठीक है। उसके बाद में अब आपने कभी भी अगर ज़ुबान का ऐसे डायग्राम बनाया है, क्या बनाया है, अगर डायग्राम बनाया है तो आपने ज़ुबान के बिल्कुल पीछे ऐसे देखा होगा
कि एक क्या होती है, ऐसी रिज होती है, इन्वर्टेड वी शेप रिज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सल्कस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। और ये सल्कस टर्मिनालिस आपके जीभ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। किस में डिवाइड करती है? दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक आगे ओरल पार्ट आपकी जीभ का, ओरल मतलब जो कहाँ रहता है? मुंह में रहता है, बकल कैविटी में रहता है, जहाँ पे सारे हमारे पास क्या होते हैं? सारे हमारे पास टेस्ट बड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बड्स हो सकते हैं हमारे पास में, सारे हमारे पास में पैपिले हो सकते हैं, राइट? क्या हो सकते हैं? पैपिले हो सकते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट जहाँ पे स्वाद लेने में मदद करती है जीभ, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरल पार्ट। जो जुबान का हिस्सा हमारे मुंह में है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरल पार्ट बोलते हैं, एंटीरियर ओरल पार्ट। और जो पीछे जा रही है जुबान, जो फेरिंग्स में जा रही है, पिछला हिस्सा जो है उसको बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। क्या बोलते हैं? फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं। अब ये जो हमने क्या बनाया सल्कस टर्मिनालिस बनाया। क्या बनाया? सल्कस टर्मिनालिस बनाया। आप देखोगे जब आप डॉक्टर क्या करता है, आपकी पूरी जुबान निकाल के देखता है, बाहर टॉर्च से देखता है, तो एक तो उसको पीछे लटकता हुआ उव्यूला दिखता है, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन जब इस सल्कस टर्मिनालिस के पीछे आप यहाँ देखते तो आपको एक छोटा सा गड्ढा सा दिखता है। क्या दिखता है? छोटा सा गड्ढा सा दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन सीकम। क्या बोलते हैं? फोरामेन सीकम बोलते हैं, राइट। अपेक्स ऑफ द सल्कस टर्मिनस प्रोजेक्ट बैकवर्ड एंड इज मार्क्ड बाय अ स्मॉल मीडियन पिट। छोटा पिट होता है जिसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फोरामेन सीकम। क्या बोला जाता है? फोरामेन सीकम बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो जुबान है, ये क्या है? हमारी जुबान है, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्या है? पैपिले हैं। क्या है? बहुत सारे पैपिले हैं, राइट। अब ये पैपिले में क्या है? एक तो हमारे पास है वैलेट पैपिले। क्या है हमारे पास में? एक हमारे पास में होता है वैलेट पैपिले, ठीक है। एक हमारे पास में होते हैं फिलीफॉर्म पैपिले। क्या होते हैं? फिलीफॉर्म पैपिले। एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, फिली में सिंगल एल है, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास में फंजीफॉर्म पैपिले। क्या है? फंजीफॉर्म पैपिले, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक होते हैं हमारे पास में वैलेट हो गया, फिलीफॉर्म हो गया, फोलिएट पैपिले, ठीक है। क्या होते हैं? फोलिएट पैपिले होते हैं। तो ये चार तरह के हमारे पास क्या होते हैं? पैपिले होते हैं, ठीक है। अब ये पैपिले का काम क्या होता है? तो जो वैलेट पैपिले होते हैं, जो मैंने आपको क्या दिखाया था, सल्कस टर्मिनालिस जो दिखाया था पीछे डायग्राम में, जो सल्कस टर्मिनालिस दिखाया था, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? 8 से 12 आपको क्या मिल सकते हैं? वैलेट पैपिले मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? वैलेट पैपिले, ठीक है। हर इंसान में करीबन 8 से 12 वैलेट पैपिले होते हैं। एंड ये सबसे लार्जेस्ट बड़े पैपिला होते हैं। क्या होते हैं? लार्जेस्ट पैपिला होते हैं। और हर एक वैलेट पैपिला पे कम से कम 100 टेस्ट बड्स होती हैं। क्या होती हैं? 100 टेस्ट बड्स हो सकती हैं, ठीक है। समझ आ गई इतनी सी बात। अब हम आते हैं अगर फिलीफॉर्म पैपिले पे, जो हमारी जुबान के बिल्कुल बीचों बीच होता है। क्या होता है? जो हमारी जुबान के बिल्कुल बीचों बीच होता है, यहाँ पे सब जगह होता है, राइट। ये स्मॉलेस्ट पैपिला होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पैपिला होते हैं। एंड ये मैक्सिमम होते हैं, सबसे ज़्यादा पैपिले हमारे यही होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा है, पर इनका काम क्या है? क्या स्वाद लेने में ये मदद करते हैं? स्वाद लेने में ये मदद नहीं करते। ये इनमें क्या होता है? इनमें टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। टैक्टाइल रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जल्दी से मुझे सोच के बताओ। वो रिसेप्टर्स जो कि टच, छूने के सेंसेशन को महसूस करते हैं। इनका काम स्वाद लेने में नहीं होता। जो वैलेट होते हैं वो स्वाद लेने में मदद करते हैं, लेकिन फिलीफॉर्म पैपिले स्वाद लेने में मदद नहीं करते, वो टैक्टाइल रिसेप्टर्स के बने होते हैं।
फंजीफॉर्म पैपिले जो होते हैं वो जुबान के बिल्कुल आगे के हिस्से में होते हैं। यहाँ पे जो फंजीफॉर्म पैपिले होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ये भी काफ़ी सारे होते हैं लेकिन फिलीफॉर्म से कम होते हैं। ये भी काफ़ी सारे होते हैं लेकिन फिलीफॉर्म से कम होते हैं फंजीफॉर्म। और फोलिएट पैपिले जो होते हैं यहाँ पे ऐसे पत्ते से बने हुए होते हैं हमारे पास, राइट। दोनों तरफ 4 से 5 ऐसे पत्तों से बने हुए होते हैं, लेकिन ये ह्यूमंस में डेवलप्ड नहीं होते। क्या नहीं होते? ह्यूमंस में डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर हम ज़ुबान को डिस्ट्रीब्यूट करें कि कहाँ हमें कड़वा लगता है, कहाँ हमें खारा लगता है, सॉल्टी लगता है, और कहाँ हमें मीठा लगता है, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि जो आपका ज़ुबान है उसमें कुछ ऐसे ऐसे रीजन्स होते हैं, जैसे कि सल्कस टर्मिनालिस जब हम बनाते हैं, जो सल्कस टर्मिनालिस बनाया और उसमें जो वैलेट पैपिले हैं वो क्या है, आपको बिटर कड़वा महसूस कराने में मदद करेंगे। क्या कराने में मदद करेंगे? कड़वा महसूस कराने में मदद करेंगे। ठीक है, और आगे आपको क्या लगेगा? ज़ुबान के आगे वाले हिस्से में, बिल्कुल आगे वाले हिस्से में आपको महसूस होगा मीठेपन का, स्वीट का। ठीक है, उसके पीछे आपको महसूस होगा सार का, और ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं यहाँ पे आपको क्या महसूस होगा? सॉल्टी। क्या महसूस होगा? नमक महसूस होगा। ठीक है, तो अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ हमारे को इस जगह पे हमारे को आगे में क्या महसूस हो रहा है? स्वीट महसूस हो रहा है, राइट। और ये जो साइड्स हैं यहाँ पे हमारे को सॉल्ट महसूस हो रहा है। जो बीच वाला रीजन है यहाँ पे हमारे को क्या महसूस हो रहा है? सावर महसूस हो रहा है, खट्टा महसूस हो रहा है। और जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पे सल्कस टर्मिनालिस में, जहाँ पे वैलेट पैपिले हैं, वहाँ पे हमारे को कैसा महसूस हो रहा है? कड़वा महसूस हो रहा है, बिटर महसूस हो रहा है। ठीक है, ये बी है, राइट, कड़वा महसूस हो रहा है। तो ये सारे पैपिले कुछ ऐसे मदद करते हैं। ठीक है, आगे पढ़े। सो पैपिले, अपर सरफेस, जो ऊपर का हिस्सा है। पैपिले कहाँ होते हैं? सिर्फ जुबान के ऊपर होते हैं। 4 तरीके के हो सकते हैं। वैलेट पैपिले, यहाँ पे मैंने वैलेट में शायद सिंगल एल लिख दिया, इसको डबल कर दीजिए। ठीक है, वैलेट पैपिले या फिर इनको सर्कम वैलेट पैपिले भी बोलते हैं, जो मैंने आपको क्या बताया 8 से 12 नंबर में हो सकते हैं। ये लार्जेस्ट, सबसे बड़े ऑफ द 4 पैपिले, सबसे ज़्यादा वाले पैपिले यही होते हैं और बड़े होते हैं, तभी तो 8 से 10 होता है। और उनके ऊपर, हर के ऊपर क्या बैठे रहते हैं? सॉस और टेस्ट बड्स बैठे रहते हैं। ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिले सबसे छोटे पैपिले होते हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट न्यूमरस होते हैं। ये कैसे होते हैं? कॉनिकल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं कॉनिकल जुबान के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे होते हैं? मेनली नियर द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द टंग, राइट। These papillae contain tactile touch receptor but not taste buds, इनमें taste buds नहीं होते हैं। फंजीफॉर्म पैपिले कहाँ होते हैं? जुबान के बिल्कुल टिप पे होते हैं, राउंडेड होते हैं, छोटे छोटे ऐसे डॉट जैसे आपको दिखेंगे, राइट। और जो जब आप जुबान को बाहर निकाल के देखोगे, तो जब आप बीच में देखोगे, जब आप फिलीफॉर्म देखोगे, वो आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे खड़े हुए दिखेंगे, जबकि जो ये फंजीफॉर्म है वो जुबान पे आपको ऐसे एकदम टिप पे कैसे दिखेंगे? डॉट डॉट जैसे दिखेंगे, जो कि क्या होते हैं? फंजीफॉर्म। दे आर स्मॉलर देन वैलेट, वैलेट से तो छोटे होते हैं लेकिन फिलीफॉर्म से बड़े होते हैं। एंड ये मोस्ट न्यूमरस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? जुबान की टिप पर होते हैं। हर फंजीफॉर्म पैपिले में 5 टेस्ट बड्स होती हैं। क्या होती हैं? 5 टेस्ट बड्स होती हैं। फोलिएट पैपिले की अगर बात करें तो ये ह्यूमंस में नहीं मिलती हैं। ये लीफ लाइक होती हैं एंड सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द टंग, राइट। ऑन ईच बॉर्डर देयर आर 4 to 5 वर्टिकल फोल्ड्स, जिनको डीजेनरेट हो जाते हैं बचपन में ही, ये डीजेनरेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ह्यूमन टंग में 4 टेस्ट के एरियाज होते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। एरियाज ऑफ स्वीट एंड सॉल्ट कैन ओवरलैप, और मीठा और नमकीन आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या है जुबान के? जैसे कि क्या? च्यूइंग में, खाने को चबाने में और उसको सलाइवा के साथ में मिक्स करने में, खाने को निगलने में, क्लीनिंग, ब्रश टू क्लीन द टीथ, रोल इन स्पीच एंड इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। इसलिए टंग को क्या बोला गया है?
टंग क्या है? टंग एक सेंस ऑर्गन है। क्या है? एक इंद्री है, जीभ हमारी, ठीक है। अब हम बात करेंगे टीथ के बारे में। क्या बात करेंगे? टीथ के बारे में। तो टीथ को आपने हमेशा कैसे देखा होगा भाई कि ये तो ऐसे हमारा क्या है? मसूड़ा है। क्या है? ये हमारा गम है, और इस गम के ऊपर ऐसे निकलता हुआ हमारा वाइट कलर का क्या है? टीथ है। क्या है? हमारा ऐसा दांत है, ठीक है। अब इस छोटे से दांत में भी क्या है? बहुत सारे हिस्से हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं इनैमल, जो हमारे को ऊपर वाइट वाइट कलर का दिखता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? इनैमल बोलते हैं। जो बाहरी हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इनैमल बोलते हैं। और इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। तो दांत को अगर हम डिवाइड करें तो दांत का वो हिस्सा जो ऊपर ऊपर हमारे को दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। और दांत का वो हिस्सा जहां से वो मसूड़े में गड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं उसकी गर्दन, दैट इज नेक। और बाकी का जो हिस्सा जो नीचे होता है गम्स में, मसूड़ों में, उसको हम बोलते हैं उसकी जड़, दैट इज रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, ठीक है। तो दांत 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्राउन, नेक एंड रूट। अब जो क्राउन है, जो सफेद सफेद हमारे को दिख रहा है, वो किससे बना हुआ है? इनैमल से बना हुआ है। और जो इनैमल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है? सबसे कड़क सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी में, इनैमल में, इनैमल, ठीक है। इनैमल किसको ढक रहा है? इनैमल ढक रहा है डेंटिन को। किसको ढक रहा है? इनैमल डेंटिन को ढक रहा है। और डेंटिन किसको ढक रहा है? यहाँ पे क्या है? एक पल्प कैविटी है। क्या है? पल्प कैविटी है। इस पल्प कैविटी के अंदर क्या है? इस पल्प कैविटी के अंदर काफ़ी सारे सेल्स हैं, राइट। ओडोंटोब्लास्ट्स हैं, जिस किसको बनाएंगे? डेंटिन को बनाएंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स हैं। क्या है? खून की नलियां हैं। और काफ़ी सारी नर्व्स हैं जहाँ से हमारे को दर्द का महसूस होता है या दर्द का पता चलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला है हमने? इसको बोला है पल्प कैविटी। क्या बोला है? पल्प कैविटी बोला है। और पल्प कैविटी मतलब ऐसा कैविटी, राइट, जिसमें क्या है? पल्प है। और पल्प किससे बनता है? बहुत सारे अलग अलग तरीकों के सेल से बनता है। और उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स हो सकते हैं, नर्व फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इस पल्प कैविटी को या रूट को ढकता हुआ क्या है? यहाँ पे एक सीमेंट होगा। क्या होगा? एक सीमेंटिंग रीजन होगा। क्या होगा? एक सीमेंटिंग रीजन होगा। ये जो मैं ऑरेंज कलर का बना रही हूँ यहाँ पे, ये क्या है? एक सीमेंटिंग रीजन है जो दांत की जड़ को ढक कर रखता है या कवर करता है, उसको बचा कर रखता है, ठीक है। अब इस पल्प कैविटी में से काफ़ी सारी रेडियल कैनल्स कहाँ जाती हैं? डेंटिन से होती हुई कहाँ जाती हैं? इनैमल में जाती हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इनैमल प्रोडक्शन के लिए जो सेल्स हैं, अमीलोब्लास्ट जो हैं, और डेंटिन प्रोडक्शन के लिए जो ओडोंटोब्लास्ट हैं, वो कहाँ हैं? पल्प कैविटी में ही है ना। कहाँ है? पल्प कैविटी में ही है। तो आप देखिए, इतना छोटा सा दांत खुद में ही कितना बड़ा एक ऑर्गन है कि नहीं है, राइट। सो जो हमारे दांत होते हैं, ये उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। अब जो ये तो दांत हो गया, ठीक है। दांत को पकड़ने वाला चारों तरफ क्या है? एक है पेरियोडोंटल लिगामेंट। क्या है? पेरियोडोंटल लिगामेंट है, जो कि कोलेजन के फाइबर्स से बना हुआ है, ठीक है, कोलेजन से बना हुआ है। ये क्या करता है? ये हमारे पूरे दांत को जकड़ के और पकड़ के रखता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या है? एक दांत का स्ट्रक्चर है हमारा ह्यूमंस का। अब जब हम बात करें कि हमारे पास दांत कैसे होते हैं, तो जब हम बचपन में पैदा होते हैं तो करीबन आप मान लीजिए 6 महीने से साल भर तक की उम्र में हमारे दांत निकलना, एक छोटे बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दांत दिखना आपको चालू हो जाते हैं, ठीक है। 6 साल तक की उम्र तक या 5 साल तक की उम्र तक वो दांत बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? एक एक दांत टूटने लगता है। तो वो कहानी तो हमने सबने सुनी है कि भाई दांत टूटा, उसको तो अपने तकिए के नीचे रख दो, फेरी परी आएगी, उसको लेकर चली जाएगी और आपकी एक विश
प्रदान कर देगी, आपको एक विश ग्रांट कर देगी। सबने सुना है ना, मैंने भी बहुत सुनी है। तो मैं भी ऐसे करती थी, मेरा दांत टूटता था उसको तकिए के नीचे रख देती थी, ठीक है। पर क्या होता था, अगले दिन सुबह भूल जाते थे और वो दांत भी गुम जाता था और हम भी भूल जाते थे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे ह्यूमंस में दो तरीके के दांत आते हैं। एक आते हैं जो पहले आते हैं और फिर वो झड़ जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, या तो दूध के दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, या फिर डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, ठीक है। दूसरे उसके उन दांतों के झड़ने के बाद जो दांत आते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। तो हमारे पास ह्यूमंस में दो तरीके के सेट्स होते हैं, इसलिए हमारे लोगों को क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, डिफ्योडोंट टीथ है। मतलब दो सेट्स हैं दूध के दांत के, दो सेट्स के दांत है, राइट। एक है दूध के दांत और एक है परमानेंट दांत, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारे दांत है वो हमारे जो जॉ है, जबड़े की जो हड्डी है उसमें गड़े हुए हैं, इसलिए हमारे दांतों को क्या बोला गया है, थीकोडोंट बोला गया, ठीक है। और हमारे पास चार अलग अलग प्रकार के दांत हैं। एक है कट करने के लिए, बाइट करने के लिए, दूसरा है चीर फाड़ करने के लिए, और दो तरीके के हैं जो क्रशिंग में, पीसने में और चबाने में मदद करते हैं। तो ये जो आगे के चार दांत हैं ऊपर के और नीचे के, इनको हम बोलते हैं इंसिजर्स। पीछे के जो तिकोने दांत होते हैं, एक दो ऊपर इस तरफ प्रेजेंट होते हैं, दो नीचे प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइन्स। उनके पीछे जो दो दांत इधर, दो दांत इधर, दो दांत इधर और दो दांत इधर होते हैं, उनको बोलते हैं प्रीमोलर्स। और उनके पीछे आते हैं तीन ऊपर तीन नीचे, तीन इधर ऊपर तीन नीचे, वो होते हैं मोलर्स, जो कि हमारे खाने को चबाने में, क्रश करने में, पीसने में, ग्राइंड करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसलिए चार तरह के अलग दांत हैं। तो हमारे दांतों को क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट टीथ बोलते हैं। चार तरीके के दांत होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो जब बच्चा होता है बेटा, जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट कौन सी उम्र से, 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक आप मान लो, 6 मंथ से 5 ईयर्स तक आप मान लो, तो उसके पास क्या होते हैं, दो इंसिजर्स होते हैं, राइट, ऊपर दो और नीचे दो, ठीक है। एक एक कैनाइन आता है, क्या आता है, एक एक कैनाइन आता है, ऊपर भी दो इंसिजर्स ऊपर आए, ये ऊपर जो लिख रही हो वो ऊपर वाले दांत हो गए, जो नीचे लिख रही हो वो नीचे वाले दांत हो गए। लेकिन एक ही हाफ के अगर हम देखें तो हमारे दांत कुछ ऐसे हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ के क्या लिख रही हूँ कि यहाँ पे ऊपर दो हैं, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सिर्फ इस हाफ के लिख रही हूँ। अगर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो ये दांत कुछ ऐसे बनेंगे। ये ऐसे जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ये मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। ये अपर दांत है, तो यहाँ पे दो दांत आए, 2 टीथ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया, एक कैनाइन आया, ठीक है। और फिर क्या आया, 2 प्रीमोलर आ गए। क्या आ गए, 2 प्रीमोलर आ गए। सो 2, 1 एंड 2 ऊपर, और सेम ऐसे ही यहाँ पे होंगे, 2 कैनाइन, 2 इंसिजर्स, एक कैनाइन और 2 क्या होंगे, प्रीमोलर। सो 2, 1, 2 ऊपर और 2, 1, 2 नीचे। सेम टू सेम इस साइड भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखेंगे ये डिवीजन नहीं है, ये आपको सिर्फ बताया गया है कि ये ऊपर के सेट के दांत है और ये नीचे के सेट के दांत है, लेकिन आधी साइड के दांत हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो सिर्फ इस तरफ के दांत को या फिर सिर्फ इस तरफ के दांत को आपको बताया गया है, किनमें, बच्चों में, किनमें, बच्चों में, ठीक है। सो 212 अपॉन 212 इज द फॉर्मूला फॉर 20 टीथ इन चिल्ड्रन। बच्चों में क्या है, जो मिल्क टीथ है, ये किसका फॉर्मूला है, मिल्क टीथ है। अब आप कहोगे कि मैम ये 20 कैसे हो गया, तो कैसे हुआ देखो आप, 212 दांत, 212, 212 यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब 2 + 1 + 2 कितने हो गए, 5 यहाँ पे, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15 और 15 + 5 20। तो एक छोटे बच्चे में आपको कितने दांत मिलेंगे दूध के, 20 दूध के दांत मिलेंगे। यही अगर हम बात करें एक बड़े की, यही अगर हम बात करते हैं एक बड़े इंसान की, मतलब अडल्ट की, तो उसका अगर हम क्या बनाते हैं, डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेंगे, इधर 2 दांत मिलेंगे,
ठीक है, और इधर भी केनाइन्स के 2 दांत होंगे, तो 2 हमारे पास ऊपर और 2 हमारे पास नीचे इंसिजर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद में एक केनाइन इधर होगा, एक केनाइन नीचे, तो 2 1 1। 2 हमारे पास प्रीमोलर्स होंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो 2 और 2, ठीक है। साथ ही में उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, 3 ऊपर मोलर्स और 3 नीचे मोलर्स, और इंटू 2 कर देंगे। सो कितना हो गया, 2 + 1 3 + 2 5 8। 8 दांत इस साइड, तो मतलब 8 दांत इस साइड भी होंगे, ऊपर 16 हो गए। ऐसे ही 8 दांत इस साइड, 8 दांत इस साइड, तो 16 और 16 32 दांत हो गए। क्या हो गए, 32 दांत हो गए। और इन 32 दांतों में से अगर 32 को अगर हम 20 से क्या कर दे, 20 से माइनस कर दें, राइट, क्या कर दें, 20 से अगर हम माइनस कर दें, तो 12 ऐसे दांत हैं, 12 दांत ऐसे हैं जो कि लाइफ में पहली बार हमारे उगते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, लाइफ में पहली बार उगते हैं। ऐसे कैसे दांत होते हैं, 12 दांत होते हैं, क्योंकि बचपन में तो 20 दांत ही आते हैं, और जब बड़े होते हैं तो उसके बाद 12 ऐसे दांत आते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही उगते हैं, ठीक है। उनमें से मोलर्स होते हैं, राइट। मोलर्स के जो लास्ट मोलर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं, या फिर उसको और क्या बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं। ये सबसे लास्ट दांत होता है जो हमारा आता है, ठीक है। सो अब हम दांतों की बात करते हैं। तो जो इंसिजर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर कटिंग। क्या होते हैं, कटिंग के काम आते हैं। एंड यहाँ पे जो केनाइन्स लिखा है बेटा, ये हेडिंग है, ठीक है, इसको आप नीचे समझ लेंगे। दे लाई इमीडिएटली बिहाइंड द इंसिजर। जैसे मैंने आपको बना के बताया था कि ये 2 इंसिजर्स हैं और इनके पीछे एक तीखा दांत होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, केनाइन्स बोलेंगे। तो ये किसकी बात हो रही है, केनाइन्स की बात हो रही है, राइट। उसके बाद में दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कटिंग, राइट। तो जो इंसिजर्स हैं, जो इंसिजर्स हैं वो किस लिए काम आते हैं, उनका एक ही काम आता है, कटिंग का। जो केनाइन्स होते हैं वो तीखे दांत होते हैं, वो कटिंग भी करते हैं और वो टियरिंग में भी मदद करते हैं। जैसे कि जो लोग मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको मांस को चीरना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, तो उनमें जो केनाइन्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, काफ़ी तीखे होते हैं। और जो प्रीमोलर्स हैं, जो क्या है, प्रीमोलर्स हैं, और जो मोलर्स हैं वो कैसे हैं, वो क्रशिंग में, चबाने में खाने को, और उसको पीसने में, ग्राइंडिंग में काम आते हैं। इतनी बात समझ आ गई। सो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर कॉल्ड चीक टीथ्स, जो कि चौड़े होते हैं, क्रशिंग में काम करते हैं, राइट। एंड जो थर्ड मोलर होता है उसको विजडम टीथ बोलते हैं, और जो लैटर होते हैं आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स, जो बहुत ही ज़्यादा पीछे होते हैं। जो विजडम टीथ होते हैं उनका कोई काम नहीं होता, वेस्टिजियल मतलब जिनका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, राइट। अब नंबर की हम बात कर ही चुके हैं कि बच्चों में 20 दांत होते हैं, राइट। 10 ऊपर वाले जबड़े में, 10 नीचे वाले जबड़े में। इनको मिल्क टीथ बोलते हैं, जो कि 6 महीने से आना चालू होते हैं, एंड सारे के सारे 24 महीने, 2 साल तक बच्चे में आ जाते हैं। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो दूध के दांत गिरने के बाद आते हैं, 32 होते हैं, एंड यूजुअली कंप्लीट हो जाते हैं बाय 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज, राइट। डेंटल फॉर्मूला हम कर ही चुके हैं, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला हम पूरा पढ़ ही चुके हैं। और उन दांतों की जो मैं बात करी थी, जो 12 दांत होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट क्यों बोला है, क्योंकि वो जिंदगी में एक बार ही आते हैं एज परमानेंट टीथ, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ मैंने आपको बता ही दिया है। 212/212 into 22 is equals to 20 फॉर मिल्क टीथ, एंड 2123/2123 into 2 is 32 is परमानेंट टीथ। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राइट। स्ट्रक्चर अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है, 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्सों में क्राउन होता है, क्राउन के बाद में क्या होती है, दांत की नेक होती है, जहाँ से वो जबड़े में घुसा हुआ होता है, और उसके बाद एक उसकी क्या होती है, जड़ होती है, जिसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इंसिजर्स और केनाइन्स जो होते हैं उनमें एक एक ही जड़ होती है,
ऊपर वाले फर्स्ट जो मोलर्स होते हैं उनमें दो दो रूट्स होती है क्योंकि वो चौड़ा दांत होता है, और जो ऊपर वाला सेकंड प्रीमोलर होता है उन और लोअर प्रीमोलर्स होते हैं उनमें एक एक रूट ही होती है। ठीक है, तो ये आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, नॉलेज है। ये आ गई हमारी टूथ की एनाटॉमी, जो मैं आपको बता रही थी कि ऊपर हमारे पास एनामल है, डेंटिन है, फिर उसके अंदर राइट ये सारा क्या है, पल्प कैविटी है। ये सारी क्या है, पल्प कैविटी है। इस पल्प कैविटी या पल्प चेम्बर में क्या है हमारे पास में, हमारे पास में है ब्लड के वेसल्स, ब्लड के वेसल्स, और क्या है, सेल्स हैं काफ़ी सारे, राइट सेल्स हैं, और हमारे पास क्या है, नर्व्स हैं जो कि दर्द का महसूस कराती हैं। ठीक है, रूट केनाल आपको दिख रही है, ये क्या है, रूट है, रूट की छोटी छोटी केनाल्स हैं। सीमेंटिन है या सीमेंटम है, राइट ये सीमेंट दिख रही है जिसने रूट को घेर रखा है। पेरियोडोंटल लिगामेंट है जिसने दांत को पकड़ रखा है, राइट। एल्वियोलर बोन, जॉ बोन, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ये आपको दिखाई भी है। दांत को क्राउन में, नेक में और रूट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो अगर हम दांत को बारे में पढ़ें तो इनामल जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन द ह्यूमन बॉडी एंड वो डेंटिन को कवर करता है। ठीक है, डेंटिन में से, पल्प कैविटी में से फाइन फाइन कैनालिक्यूली आती है, फाइन फाइन छोटी छोटी कैनाल्स आती है, पतली पतली। कहाँ से आती हैं, पल्प कैविटी से। वो कहाँ तक पहुँचती हैं, इनामल तक पहुँचती हैं। सीमेंट वो होता है जो रूट को कवर करता है। ठीक है, पेरियोडोंटल लिगामेंट क्या होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है जो कि सीमेंट को या दांत को पकड़ के रखता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है और सीमेंट को कवर करता है, दांत को फिक्स करता है उसके सॉकेट में, राइट। पल्प कैविटी क्या होती है, जिसमें मास ऑफ सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, राइट। नैरो एक्सटेंशंस ऑफ द पल्प कैविटी कॉल्ड द रूट कैनाल्स रन थ्रू द रूट ऑफ द टूथ। इसलिए क्या बोलते हैं, रूट कैनाल करने को क्या बोलते हैं, दांत निकालते तो क्या करते हैं, रूट कैनाल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यूज या पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन या सीमेंटोसाइट्स, हमारे पल्प कैविटी में दो अलग तरीके के और होते हैं सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट जो मैं बता रही थी क्या बनाने में मदद करते हैं, ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट किस में मदद करते हैं, डेंटिन फॉर्मिंग में मदद करते हैं, जो डेंटिन बन रहा है उसमें मदद करेंगे। और क्या है, अमीलोब्लास्ट हैं, क्या है, अमीलोब्लास्ट हैं जो कि क्या बनाने में मदद करेंगे, इनेमल बनाने में मदद करेंगे। ये भी दोनों तरीके के सेल्स हमारे को कहाँ मिलेंगे, पल्प कैविटी में मिलेंगे। ठीक है, अब मुंह की तो बात हो गई हमारी, मुंह की बात हमारी हो गई। अब मुंह से जब हम पीछे जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फेरिंग्स आता है। क्या आता है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स फिर से तीन हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक नेजल कैविटी के पीछे होता है फेरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है, उसमें नेजोफेरिंग्स में आपकी कान से आती हुई एक ट्यूब, यूस्टैशियन ट्यूब का भी कनेक्शन होता है। ठीक है, अब वो किस में खुलता है, नेजोफेरिंग्स में खुलता है। ठीक है, उसके बाद में जो मुंह के पीछे जो फेरिंग्स होती है उसको बोला जाता है ओरोफेरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज है खाने के लिए और हवा के लिए। किसके लिए, खाने और हवा का एक कॉमन पैसेज है। फिर जब हम और नीचे जाते हैं, हम जब गले की तरफ आते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैरिंजियोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंजियोफेरिंग्स बोलते हैं। तो लैरिंजियोफेरिंग्स के आगे क्या होता है, लैरिंग्स होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, लैरिंजियोफेरिंग्स बोला जाता है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स वो पार्ट है जो नेजल कैविटी के पीछे लाई करता है, बिहाइंड द नेजल कैविटीज एंड अबव द सॉफ्ट पैलेट। जब आप जुबान को पीछे ऊपर की तरफ टच करते हो तो सॉफ्ट हिस्सा होता है, उसके ऊपर जो फेरिंग्स जा रही होती है वो क्या है, नेजोफेरिंग्स है। वहां पे क्या आ रही होती है, यूस्टैशियन ट्यूब, कान से एक ट्यूब आ रही होती है जिसको बोलते हैं यूस्टैशियन ट्यूब, जो कि कनेक्ट करती है नेजोफेरिंग्स विद द मिडल ईयर। ओरोफेरिंग्स होता है ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, जो कि ओरल कैविटी के पीछे होता है। ये एक कॉमन पैसेज है खाने के लिए और हवा के लिए। लैरिंजियोफेरिंग्स होता है जो लैरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स होता है, राइट, जिसमें क्या होता है, जो सीधा ईसोफेगस में जाके खुलता है एंड उसके आगे क्या होती है, उसके आगे क्या होती है, लैरिंग्स होती है। तो फेरिंग्स का फंक्शन क्या है कि ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, खाने और एयर का कॉमन पैसेज है। ठीक है, कॉमन नली है।
ये देखिए, अब आपके लिए डायग्राम है, आपको यहाँ से बहुत अच्छा समझ आएगा कि यहाँ से तो आपकी एयर गई, तो ये तो क्या हो गई, नेज़ल कैविटी हो गई। लेकिन नेज़ल कैविटी ये क्या है, आपका हार्ड पैलेट है, फिर ये सॉफ्ट पैलेट आ गया, और ये जो लटक रहा है सॉफ्ट पैलेट, ये आपका ओव्यूला है, ठीक है। अब जब आप गटकते हो तो ये ओव्यूला आपके इस नेज़ोफैरिंक्स को बंद कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो नेज़ोफैरिंक्स हो गई, जो नेज़ल कैविटी के पीछे वाली फैरिंक्स है। माउथ के पीछे वाली कैविटी को क्या बोला है, फैरिंक्स को क्या बोला है, ओरोफैरिंक्स बोला है। और जो फैरिंक्स लैरिंक्स के पीछे है, ये क्या है, लैरिंक्स है, जो ट्रैकिया में और लंग्स में आगे जुड़ेगा, उसके पीछे वाले फैरिंक्स को क्या बोला है, या तो हाइपोफैरिंक्स बोलेंगे या फिर लैरिंजोफैरिंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैरिंजोफैरिंक्स बोलेंगे, राइट, जो कि फिर आगे किस में जाएगा, ईसोफेगस में खुलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर हम वॉल्डियर्स रिंग की बात करते हैं, तो वॉल्डियर्स रिंग क्या होते हैं, जो हमारे टॉन्सिल्स हैं, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, वो हमारे गले में या फैरिंग्स में एक रिंग की तरह प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 4 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, टॉन्सिल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मिलते हैं, जो जुबान के बिल्कुल जस्ट पीछे वाली जगह आपको मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं। और जो आपको पैलेट के साइड में मिलते हैं, सॉफ्ट पैलेट के साइड में मिलते हैं, उनको आप बोलते हो पैलेटाइन टॉन्सिल्स। क्या बोलते हो, पैलेटाइन टॉन्सिल्स बोलते हो, ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और इनको आप क्या बोलते हो, क्योंकि ये जीभ के बिल्कुल पीछे होते हैं, इनको बोलते हो आप लिंगुअल टॉन्सिल्स। यहाँ पे क्या होता है, आपकी यूस्टैशियन ट्यूब होती है, ठीक है। इन यूस्टैशियन ट्यूब के पास में जो टॉन्सिल्स होते हैं, इन यूस्टैशियन ट्यूब के पास में जो टॉन्सिल्स होते हैं, इनको आप बोलते हो ट्यूबल टॉन्सिल्स। क्या बोलते हो, ट्यूबल टॉन्सिल्स बोलते हो, ठीक है। तो जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं फैरिंग्स के और ओरल कैविटी के, वो एक रिंग के मैनर में, रिंग के तरीके में प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं वैल्डियर्स रिंग। और रिंग में क्या क्या होते हैं, 4 तरीके के टॉन्सिल्स हो सकते हैं। फैरिंजियल टॉन्सिल्स विच आर अटैच्ड टू फैरिंग्स, वो कहाँ होते हैं, यहाँ ऊपर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फैरिंजियल टॉन्सिल्स। क्या होते हैं ये फैरिंजियल टॉन्सिल्स। ये बेटा बच्चों में कई बार क्या होता है, सूज जाते हैं। क्या होता है, सूज जाते हैं, राइट। बच्चों में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं या सूज जाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, एडिनॉइड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ट्यूबल टॉन्सिल्स कौन से होते हैं, जो यूस्टैशियन ट्यूब के आसपास प्रेजेंट होते हैं। पैलेटाइन वो होते हैं जो पैलेट के आसपास प्रेजेंट होते हैं। और कई बार ये जो पैलेट के आसपास प्रेजेंट होते हैं, ये सूज जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सूजने पे टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स बोलते हैं कि हमारा भैया बहुत दर्द हो रहा है, निगला नहीं जा रहा है, पैलेट के पास में जो आपके टॉन्सिल्स हैं वो सूज जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस, जिसकी वजह से आपको निगलने में पेन होता है। आप कई बार कहते हो कि मुझे पानी निगलने में भी दर्द हो रहा है, थूक निगलने में भी दर्द हो रहा है, इतने ज़्यादा वो बड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब कई बार ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि इनको काट कर निकालना भी पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टॉमी बोलते हैं। तो ऐसे इनलार्ज टॉन्सिल्स को क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इनका कई बार सर्जरी से रिमूवल भी करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं टॉन्सिलेक्टॉमी। लिंगुअल टॉन्सिल्स वो होते हैं जो कि फैरिंग्स के पार्ट, जो फैरिंग्स का पार्ट है, टंग का, जो टंग का बिल्कुल जीभ का जो पिछला हिस्सा है, उस पे जो टॉन्सिल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो ये सारे जो लिम्फॉइड टिश्यूज हैं, ये जो बकल कैविटी या फैरिंग्स में जो भी आपके टॉन्सिल्स हैं, वो क्या बनाने में काम करते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए बनाने में काम करते हैं। क्या बनाने में काम करते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए बनाने में काम करते हैं, मतलब एंटीबॉडी ए बनाने में काम करते हैं, विच फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारी इम्यून सिस्टम, ठीक है।
ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस क्या है? जो चीज़ फेरिंग्स को आपके पेट से जोड़ रही है वो क्या है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस में से हमारा खाना जो चबाया हुआ और जो थूक से मिला हुआ है वो पास होकर कहाँ पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जो गले का हिस्सा होता है उसको सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल ईसोफेगस। जो थोरैक्स में होता है, जो थोरैक्स में होता है, आपके कहाँ होता है? थोरैक्स में होता है, उसको बोलते हो आप थोरैसिक ईसोफेगस। और जो एब्डोमेन में होता है, राइट, जो एब्डोमेन में होता है, डायफ्राम में से जो पास करता है उसको आप बोलते हो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। तो ये 3 तरह के हिस्से हैं। गर्दन वाला है सर्वाइकल पार्ट, थोरैक्स वाला जो है वो है थोरैसिक पार्ट, एंड जो एब्डोमेन में जा रहा है वो क्या है? एब्डोमिनल पार्ट है, जो डायफ्राम में से पास होता हुआ दिख रहा है आपको। सो ईसोफेगस पासेस थ्रू द डायफ्राम एंड ओपन्स इनटू स्टमक। ईसोफेगस का काम क्या है? सिर्फ फूड को पहुंचाना, कहाँ से? फेरिंग से स्टमक तक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टमक के ऊपर। तो स्टमक क्या करता है हमारा? स्टमक का काम है कि उसमें जो भी खाना आ रहा है वो खाना उसको मिलता है, ठीक है, और वो उसमें HCl सिक्रीट करता है। साथ ही में वो उसमें कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि उस pH पे एक्टिवेट नहीं होते, जो कि उस pH पे एक्टिवेट नहीं होते, जैसे कि पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, जो प्रोटीन्स डाइजेस्ट करते। तो इनोजन जो होता है मतलब इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब वो HCl सिक्रीट होते हैं, pH थोड़ा सा एसिडिक होता है, तब वो एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो जो हमारे पेट में जो एसिड छूट रहा है, जो गैस्ट्रिक एसिड है, उसका क्या काम है? एक तो pH कम करना, हमारे जो खाने में अगर कोई भी कीटाणु हैं उनको मारना, ठीक है। तीसरा काम उसका जो होता है उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करना जो पेट रिलीज कर रहा है। समझ आ गई इतनी सी बात? तो पेट का अगर हम यहाँ डायग्राम देखें तो ये हमारा पेट का डायग्राम है, जिसको आप क्या बोलते हो? जे शेप्ड ऑर्गन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? जे शेप्ड ऑर्गन भी बोलते हो। क्यों बोलते हो जे शेप्ड ऑर्गन? क्योंकि ये काफ़ी जे शेप का हमारे को लगता है। साथ ही में ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। और जब ईसोफेगस से स्टमक में आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? एक ईसोफेजियल स्पिंटर भी मिलता है। क्या मिलता है? एक सेकेंड, वो बाद में आएगा, ऐसे लिखते हैं, ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये एक तरीके का क्या होता है? वॉल्व आप बोल सकते हो, पर ये एक ट्रू वॉल्व नहीं होता है, राइट। ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो खाने को यहाँ से यहाँ लाने में मदद करता है, ओपनिंग बनाता है एक बीच की, ठीक है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो पेट है उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो, ठीक है। पेट का जो ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ काफ़ी हवा भरी होती है उसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। जो थोड़ा सा नीचे जब आप आते हो, और ये जो हिस्सा जो आपके दिल के करीब होता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो? कार्डियक रीजन भी बोलते हो, राइट। बीच का जो हिस्सा है उसको आप बॉडी बोलते हो, एंड जब आगे आप जाते हो तो इसको आप बोलते हो पाइलोरिक पार्ट। क्या बोलते हो? पाइलोरिक पार्ट बोलते हो। तो आप क्या देख रहे हो कि इस तरफ से तो पेट का जो कर्वेचर है वो कम है, कम घुमाव है, लेकिन जो एंटीरियर रीजन है यहाँ पे जो पेट का घुमाव है ये ज़्यादा है। तो ये क्या है? ग्रेटर कर्वेचर इसको बोला है। कर्वेचर मतलब ज़्यादा घुमाव वाला। तो अगर हम पीछे के पार्ट में देखेंगे तो उसमें क्या है? घुमाव काफ़ी कम है। और जो पाइलोरिक पार्ट है वो खुलता है पाइलोरिक एंट्रम से, पाइलोरिक कैनाल में, जो कि किससे कनेक्ट करता है? ड्यूडेनम से कनेक्ट करता है। और पेट की ओपनिंग से जब ड्यूडेनम में ओपनिंग खुलती है वहाँ पे क्या आता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर आता है, जो कि पेट से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कहाँ भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, आगे देखते हैं अब। सो द फोल्ड, पीछे शायद हमारी थ्योरी रह गई, हाँ, स्टमक। तो ये क्या है? वाइडेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का, जे शेप्ड ऑर्गन है, लेसर कर्वेचर जो होता है,
पोस्टीरियर पार्ट पे उसको हम क्या बोलते हैं, लेसर कर्वेचर। अभी मैंने आपको दिखाया ग्रेटर कर्वेचर कहाँ है, एंटीरियर पार्ट पे है, ठीक है। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो अटैच करता है स्टमक को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, वो आगे ग्रेटर कर्वेचर तक भी पहुंचता है और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, फैट होता है। क्या होता है, फैट होता है। द स्टमक हैज 4 पार्ट्स, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, इसको काट देंगे, फंडस पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट को कार्डियक क्यों बोला है, क्योंकि वो दिल के करीब है और उसकी शुरुआत किससे होती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर से होती है, जिससे कि क्या होता है, जंक्शन होता है ईसोफेगस का और स्टमक का, राइट। ट्रू वाल्व नहीं है लेकिन एक फंक्शनल स्फिंक्टर है, राइट। फंडस क्या होता है, हवा से भरा होता है, ज़्यादातर बॉडी होता है जो मेन पार्ट है जहाँ डाइजेशन होता है, और पाइलोरिक पार्ट है जो उसको किससे कनेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। पाइलोरिक पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक किनाल। जो पाइलोरिक किनाल होती है वो ड्यूडेनम में खुलती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो गार्ड करता है एंट्री या कनेक्शन, जंक्शन पे होता है स्टमक के और इंटेस्टाइन के, पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंड द ड्यूडेनम एंड पीरियडिकली परमिट्स, क्या परमिट करता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड टू लीव द स्टमक एंड एंटर द ड्यूडेनम, दैट इज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अब हम अगर जाने कि पेट का काम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि पेट खाने को इकट्ठा करके रखता है थोड़ी देर तक। जो हम कहते हैं पेट भर गया खाना खा के, तो वो क्या होता है, पेट में खाना जाके हमारा इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, वो खाने को चर्न करता है, तोड़ता है और उसमें काफ़ी सारे गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्स कर देता है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोटीन्स का डाइजेशन, फैट्स का डाइजेशन थोड़ा थोड़ा कहाँ चालू हो जाता है, पेट में होना चालू हो जाता है। कुछ शुगर्स का डाइजेशन पेट में होना चालू हो जाता है। उसके लिए अगर हमारे को प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम्स किसको डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। किसको डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज क्या करेगा, शुगर को डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो ये सारे डाइजेशन कहाँ हो जाते हैं, पेट में हो जाते हैं। अब जो मैं आपको एक बता रही थी कि विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, आपके पेट में ही हो जाता है। उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है जिसका नाम है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, राइट। इट सिक्रीट्स प्रो एंजाइम्स, प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, राइट, एंड एंजाइम्स लाइक गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज तो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज शुगर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये जो लिखा है पेप्सिनोजेन, तो नोजेन क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। जब एसिड आएगा, HCl आएगा, ये एक्टिव टर्न हो जाएंगे और ये क्या बनाएगा, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन बनाएगा। क्या बनाएगा, पेप्सिन बनाएगा। साथ ही में स्टमक में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका क्या नाम होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है। अब जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, शराब पीते हैं, वो सारी शराब कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, पेट में से एब्जॉर्ब होती है। एस्प्रिन जो हम दवाई लेते हैं वो पेट में से एब्जॉर्ब होती है। कुछ फैट लिपिड मॉलिक्यूल्स पेट में से एब्जॉर्ब होते हैं। ड्रग्स, दवाइयाँ जो कि लिपिड्स में घुल सकती हैं वो पेट में से एब्जॉर्ब होती हैं। थोड़ा बहुत शुगर, थोड़ा बहुत पानी कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, पेट की दीवारों में से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने किस किस को कवर किया, माउथ को कवर किया, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, ईसोफेगस के बारे में पढ़ा और स्टमक के बारे में पढ़ा। तो हम 4 हिस्से हमारी एलिमेंट्री किनाल के कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।